मैं दरख्वास्त करता हूँ डॉक्टर नुसरत मेहदी साहिबा से कि वो हमारे आज के मेहमानों का अकादमी की किताबों से इस्तकबाल फरमाएं। सबसे पहले आप इस्तकबाल फरमाएंगी सचिन पिलगांवकर साहब का। और मैं दरख्वास्त करता हूँ नुसरत मेहदी साहिबा से कि आप मोहतरम रूमी जाफरी साहब का इस्तकबाल फरमाएं। और नुसरत मेहदी साहिबा इस्तकबाल फरमाएंगी मोहतरमा समीना अली साहिबा का। तो अब हमारे आज के मेहमानों का इंट्रोडक्शन समीना अली साहिबा फरमाएंगी और आगे की बात के लिए चारों लोग आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज भाई। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद और महकमा सकाफत की जानिब से आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम हाजिर हैं याद मजरूह सुल्तानपुरी कारवां बनता गया। मेरे साथ ख़ास मेहमान स्टेज पर मौजूद हैं और आज की इस शाम को ये लोग बहुत यादगार बनाएंगे ऐसा मुझे यकीन है। मशहूर व मारूफ फिल्म अदाकार, फिल्म हिदायतकार, फिल्म साज जनाब सचिन पिलगांवकर जी और मशहूर फिल्म राइटर और हिदायतकार जनाब रूमी जाफरी रूमी जाफरी साहब को हम सब जानते हैं, भोपाल ही के हैं। आप जाने माने डायरेक्टर राइटर हैं। 19 साल की उम्र में भोपाल छोड़कर आपने मुंबई का रुख किया। मुश्किलें आई लेकिन बदलते वक्त ने करवट ली और फिर एक के बाद एक हिट फिल्म्स तकदीर का सितारा चमका गई। एक बार हम फिर से उनका तालियों से इस्तकबाल करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बीच सचिन पिलगांवकर जी मौजूद हैं, जो मजरूह साहब को अब्बा कहते थे और अब्बा भी उन्हें बड़े प्यार से सचिन कहते थे। आपने बाल कलाकार के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े और बचपन में ही नेशनल अवार्ड भी आपने हासिल किया। 4 साल की उम्र में धर्मेंद्र मीना कुमारी की फिल्म मजली दीदी से जुड़े और यही वो टर्निंग पॉइंट था जब उर्दू ज़बान से आपकी मोहब्बत का आगाज़ होता है। एक बार हम उनका फिर इस्तकबाल करते हैं। तो सचिन जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है। भोपाल का ये सफ़र आपका पहला सफ़र है या आप यहाँ आते रहे हैं, और इस बार भोपाल कैसा लगा आपको? सबसे पहले आदाब सबको। और ये आप तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो मेरा नाम सिर्फ सचिन जानते हैं। जब भी कोई कहता है कि ख़ास तौर पे भोपाल या लखनऊ या सहारनपुर हो या अलग जगहें हों या यूपी बिहार वगैरह ऐसी जगहों पे जब सचिन पिलगांवकर कहते हैं तो वो उनकी समझ में नहीं आता कि किसका जिक्र कर रहा है, कौन है भाई ये, इसको तो हम जानते नहीं हैं, इसका नाम तो कभी सुना नहीं। मगर जब आप कहते हैं कि सचिन आने वाला है तब उनके जहन में सिर्फ एक ही शख्स आता है और वो मैं हूं। उसकी वजह यह है कि सिर्फ सचिन नाम का इस पूरे भारत में खालिस मैं हूं। बाकी सब लोग अपने अपने पूरे नाम से जाने जाते हैं, शायद इसीलिए उनको पूरा नाम लिखना पड़ता है ताकि लोगों को ये पता चले कि वो कौन है। बहरहाल मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूँगा। मेरी उम्र 4 साल की नहीं थी जब मैंने मीना आपा के साथ काम किया था मछली दीदी में। मैं 9 साल का था। क्योंकि 4 साल की उम्र बहुत छोटी होती है इन सारी चीज़ों को जज्ब करने के लिए। हालांकि मैंने काम शुरू किया 4.5 साल की उम्र से, लेकिन काम करते करते ऐसा मौका आया जब मजली दीदी नाम की फिल्म मैंने की 9 साल की उम्र में।
ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने वो निर्देशित की थी, जिसमें मीना आपा के साथ यानी कि मीना कुमारी जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और उन्हीं की वजह से उर्दू ज़ुबान में मेरा दखल जो है वो शुरू हुआ। तो उसे इश्क माना जा सकता है कि तभी से उर्दू ज़बान से इश्क की शुरुआत होती है। 9 साल की उम्र में इश्क ज़रा मुश्किल है। मोहब्बत नहीं, अब वो तो देखिए, वो तो अब आप अगर उसको इश्क को दूसरी तरह से ले जाएं, जी। बट मोहब्बत तो हो ही जाती है। जी, मोहब्बत कह सकते हैं, मोहब्बत ज़रूर कह सकते हैं, लगाव कह सकते हैं, लगन कह सकते हैं, एक किस्म की चाहत, खिंचाव, आप जो चाहे कह लें। लेकिन उस वक्त उस उम्र में उसे एग्जैक्टली क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता था, और क्या कहते हैं से ज़्यादा मुझे क्या महसूस हो रहा है वो ज़्यादा अहम था मेरे लिए। बहरहाल भोपाल में इससे पहले आ चुका हूँ, अपने भाई के साथ ही आ चुका हूँ। ये मेरे भाई हैं जो यहाँ बैठे हैं, जिनका नाम रूमी जाफरी है। ये भोपाल से ताल्लुक़ रखते हैं, और मुंबई आने के बाद मेरे ख्याल से साल 1.5 साल में ही हमारी मुलाकात हुई थी। और तब वो इतने बड़े नहीं थे, मतलब मैं साइज़ के बारे में कह रहा हूँ, इंसान और लेखक तो उस वक्त भी बड़े ही थे। आपका छोटा भाई था और आज भी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो जो क्या होता है ना कि ये ऐसा रिश्ता होता है, या तो होता है या तो नहीं होता। तो वो, और उस वक्त जब वो रिश्ता हुआ, वो ऐसा हुआ कि जो उसे कोई, मतलब क्या कहते हैं, तोड़ नहीं पाया। कोई दूसरा, हम दोनों तो तोड़ने से कोई दूसरा नहीं तोड़ पाया। दूसरा भी तोड़ नहीं पाया। बहरहाल मैं आपके साथ मेरे ख्याल से 25 साल पहले यहाँ आया था। हाँ, 25 साल हो गए करीब। है ना? नहीं, और मैं आपको रिश्ते पे से एक बात बता दूं कि मतलब रिश्ता इतना हमारा, इतनी मोहब्बत, इतना वो है कि मेरी शादी में सचिन जो हैं मेरे भाई, ये लोगों का इस्तकबाल कर रहे थे मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से खड़े होके, और अभी मेरी बेटी की शादी में भी हैदराबाद में यही कर रहे थे। तो भोपाल बहुत खूबसूरत जगह है। हाँ, हर जगह जो है वो सालों साल के बाद थोड़ा सा भीड़ भड़का जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि अपनी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। सिर्फ गाड़ियाँ नहीं बढ़ रही हैं रास्ते पे, लोग भी बढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि भीड़ तो होगी, लेकिन मोहब्बत जो है वो बरकरार है, वो ज़्यादा अहम है। जैसे कि आप जानते हैं कि मजरूह साहब पर हम थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। मजरूह साहब को आप अब्बा कहते थे। कहता हूँ। हाँ, कहते हैं। और अब्बा से मुलाकात का वो वाक़या हम सब आप ही की ज़बानी सुनना चाहेंगे। देखिए, हुआ ये था कि 72 में मीना आपा गुजर गई, और मैं 9 साल का था तब से लेके 13 साल तक लगातार, मतलब 13 भी नहीं कहूँगा, क्योंकि बाद में मीना आपा की सेहत ज़रा ख़राब होने लगी, तो फिर वो सिलसिला जो है वो टूट सा गया। लेकिन 9 साल से लेके तकरीबन 2.5 साल तक मीना आपा ने वो जो तालीम थी मीना आपा की जानिब से जो मुझे मिलती गई वो जारी थी। और उसके बाद मीना आपा का इंतकाल हुआ, और मैं ज़रा थोड़ा सा परेशान हुआ कि अब मेरी उर्दू का क्या होगा। तो 70 में मुझे याद है, 1970 में मेरा घर शिफ्ट हुआ जुहू पे, और उसके कुछ अरसे बाद मुझे ये पता चला कि जहाँ पे मैं रहता हूँ उसके डायगोनली अपोजिट एक बंगला है जिसमें मजरूह साहब रहते हैं। ठीक है, तो मुझे बड़ा ये कि भाई मैं कैसे मिलूँ अभी इनसे, मुलाकात कैसे हो, और कैसे जान पहचान होना बहुत ज़रूरी है। उम्र में इतना फासला, खुद जाके तो मैं नहीं मिल सकता उनसे, मिल भी लेंगे तो थोड़ा सा मुस्कुरा देंगे और क्या करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि क्या तरकीब लड़ाऊँ, क्या करूँ।
उतने में 2-4 दिन में मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। उन्होंने जाके दरवाज़ा खोला, मेरी उम्र 13 साल, और दरवाजे पे मेरी ही उम्र का, मतलब सेम एज ग्रुप का लड़का खड़ा हुआ था। बड़ा ही इम्पैशनेट मुझे देख रहा था। तो मैंने कहा यस। उसने कहा मैं अमू, मेरा पूरा नाम एरम है, एरम सुल्तानपुरी, मैं मजरू सुल्तानपुरी का बेटा हूँ, मेरे साथ खेलोगे? तो मेरी आंखें चमक गई। मैंने कहा ये काम का आदमी है ना? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल खेलूंगा। क्या खेलते हो तुम? हम नीचे क्रिकेट खेलते हैं, और ये खेलते हैं, नहीं वो खेलते हैं, साइकिल चलाते हैं, सब खेलते हैं। तो आ जाओ, हमारी गैंग भी है, कोलीवाड़ा सामने है, वहाँ के भी लड़के हैं, वो भी होते हैं, तो चलो। मैंने कहा बिल्कुल आता हूँ, मैं ज़रा थोड़ा सा जो है वो थोड़े कपड़े ठीक ठाक ढंग के पहनूँ ताकि मैं नीचे आऊँ। हाँ पहनो। पहन के आ गया मैं। उनका यार एक काम करोगे मेरा? हाँ बताओ। तुम्हारे फादर से मुलाकात हो सकती है, पहचान कराओगे? फर्स्ट डे बोल दिया नीचे उतरते वक्त। उनके साथ क्या खेलोगे? बोला। मैंने कहा नहीं तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, मैं क्या खेलूंगा। लेकिन खेलूंगा, मैंने मन में सोचा खेलूंगा जरूर। बोला हाँ हाँ मिला दूंगा। मैंने कहा नहीं मैं मिलना चाहता हूँ, फैन हूँ उनका। हाँ हाँ मिला दूंगा, तो अभी चलो। नीचे जाके मैंने क्रिकेट विकेट खेली। 2 दिन गए, 4 दिन गए, खेली जा रहे हैं हम लोग, मुलाकात ही नहीं करा रहा है। मैंने फिर उसको याद दिला दिया, मैंने यार तुमने कहा था वो तुम्हारे फादर से, अब्बा से मिलना है। हाँ हाँ तुमने कहा था, चलो चलो अभी चलो। तो चला, लेके गया ऊपर। फर्स्ट फ्लोर पे अब्बा रहते थे, नीचे कोई और रहता था। वो किराए का मकान था उनका। बहुत पहले, मतलब मैं वहाँ पे 1970 में रहने गया, उससे पहले ग्राउंड फ्लोर पे साहिर साहब रहते थे। हाँ, लेकिन मेरे 70 से पहले वो वहाँ से शिफ्ट करके वर्सोवा चले गए थे। मैंने कहा यार देखो भी क्या है, तो उनसे भी मुलाकात हो जाती अगर वो यहाँ रहते तो। लेकिन मेरे नसीब में मेरे अब्बा थे। तो गया लेके मुझे अम्मू, और अब्बा ये सचिन है, ये अब्बा। तो मैंने आदाब किया। मेरा आदाब करना उन्हें बहुत पसंद आया। तो उन्होंने देखा यूं मुझे, क्या नाम बताया तुमने? मैंने कहा सचिन। आदाब अच्छा कर लेते हो? मैंने कहा जी। सुना तुम फिल्मों में भी काम करते हो? फिल्में, अब्बा फिल्में नहीं देखा करते थे बिल्कुल। कभी कभार अपनी फिल्म की कोई ट्रायल हो तो बात अलग है। कभी कभार गए भी तो बहुत ज़्यादा, नासिर साहब ने कहा, दोस्त जो उनके बहुत नज़दीकी दोस्त, ऐसे ही जगहों पे जाया करते थे। वरना ऐसे बाकी जगहों पे जाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। फिल्मों में काम करते? जी जी अब्बा। अच्छा, ऐसा मत समझना कि बहुत बड़ा तीर मार लिया फिल्मों में काम करके। मैं कहा जी। अच्छा क्या कहूँ अंकल, कैसे कहूँ? अंकल नहीं कह सकता था, मजरू साहब कहना बदतमीजी हो जाती, और क्या कहूँ तो मैं कुछ कहता ही नहीं था। कभी भी उन्हें एड्रेस करते वक्त मैं कभी कुछ कहता ही नहीं था। होता है ना ऐसा, काफी बार आप कर सकते हैं ऐसा। तो मैंने वो चुना कि भाई इन्हें कुछ कहना नहीं है, इनसे सिर्फ जब मौका मिले तो बातें करनी। 2 साल के बाद जब बच्चों के साथ खेलना, अम्मा के साथ अम्मा को अम्मा कहने लग गया था। तो अम्मा के हाथ का शिकमपुर बड़ा पसंद। तो शिकमपुर, अच्छा अब्बा ने फिर मेरी बातें सुनी तो अब्बा को जरा थोड़ा सा इंटरेस्ट हो गया, एक खुलूस सा पैदा हो गया कि जबान इसकी अच्छी है। आपने बताया नहीं कि आप मीना जी के साथ वो बातें हुई, वो हो गया कि वो मीना आपा के साथ ये, फिर फला ढिकना, ये वो मराठी तुम्हारी मादरी ज़बान है ना सचिन? जी अब्बा, जी जी जी। तो वह लेकिन अच्छी, ठीक ठाक उर्दू बोल लेते हो, साफ है तुम्हारी ज़ुबान। जी शुक्रिया।
तो एक दिन उन्होंने बुलाया, इधर आ, तुम मुझे अब्बा क्यों नहीं कहते, इन्हें अम्मा कहते हैं? हाँ? वो तुम्हारी अपनी है, मैं कोई पराया हूँ? मैंने कहा जी नहीं। शर्म आती है? मैंने कहा तो मैं जरा थोड़े से बगले झांकने लग गया। कहो अब्बा कहो, अच्छा लगेगा हमें। इस तरह से शुरुआत। तो इस तरह से वो अब्बा की शुरुआत हुई, और आज भी मैं उन्हें अब्बा ही कहता हूँ और कहता रहूँगा। और हो सकता है दुनिया के लिए वो गुजर चुके हैं, मेरे लिए वो आज भी जिंदा है। तो फिर वो खुलूस, फिर वो मुलाकातें, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि फ़ोन अब्बा के घर पे हुआ करता था, हमारे घर में फ़ोन नहीं था, ठीक है। तो जब भी फ़ोन करना होता था तो मैं, मेरे वालिद या मेरी आई, या आई कहता हूँ, मतलब हमारे मराठियों में माँ को आई कहते हैं, तो मेरी आई भी वहाँ पे फ़ोन करने जाया करती थी। किसी को फ़ोन का मैसेज देना हो तो वहाँ पे फ़ोन करके देता, अम्मा लेके रख देती थी नाम। मेरी माँ को अब्बा ने और अम्मा ने, दोनों ने किशोरी नाम ही से पुकारा हमेशा, इतनी नज़दीकी, मतलब इतना वो घर का खुलूस और वो घरेलूपन। तो मुझे अभी एक चीज़ याद है कि अमिताभ जी के छोटे भाई की शादी का रिसेप्शन था होराइजन होटल में, और मुझे बुलाया गया था क्योंकि मैं शोले में काम कर रहा था। तो मैं और मेरे फादर वहाँ पे गए, और वहाँ पे राजकुमार बड़जातिया साहब, जो ताराचंद बड़जातिया साहब के बेटे, जो फिल्मों का पूरा वही देखते थे, क्रिएटिविटी, उनकी मुलाकात, उनसे मुलाकात हुई, और उन्होंने कहा कि आपके साथ हम एक फिल्म बनाना चाहते हैं। आपको देख के हमें महसूस हुआ कि दोस्ती के बाद उस किस्म की कोई रोमांटिक फिल्म हो, वो रोमांटिक नहीं थी लेकिन ये रोमांटिक फिल्म हम लोग म्यूजिकल बनाना मैं चाहूँगा आपके साथ, तो आप करना चाहेंगे काम? मैंने कहा जी मैं क्या कहूँ, मतलब ज़रूर, तो ठीक है आप आ जाइए ऑफिस में, फिर बैठ के बात करते हैं। तो बात हो गई। 2-3 दिन के बाद मैंने पापा से कहा अपने कि वो कह रहे थे, बोले नहीं वो क्या है, कभी मुलाकातें हो जाती हैं शादी वादी में, इसमें तो लोग बात कह देते हैं, तो उसको उतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उतने में एक लड़का भाग के आ गया, हम 2-3 दिन बाद घर पे, कि अब्बा ने बुलाया। तो मैं गया, अब्बा बोले नहीं पिलगांवकर को भी बुलाओ, मतलब मेरे फादर को। तो मैं गया तो वो भी आए, तो दोनों को सामने बिठाया। बोले पिलगांवकर तुम्हें शर्म नहीं आती, इतना बड़ा आदमी तुम्हें कहता है कि तुम्हारे बेटे के साथ वो कुछ काम करना चाहता है, ये है वो है, और तुम जाके मिल नहीं सकते। मैंने कहा अब्बा किसकी बात कर रहे हैं? अरे वो ताराचंद जी का बेटा, क्या नाम है उसका? मैंने कहा वो राज बाबू। हाँ उसने कहा था तुमसे? मैंने कहा जी वो एक शादी में गए थे तो वहाँ, तो जाके मिलो। हाँ लेकिन आपको कैसे पता चला? फोन आया था कि उनसे, वो तो था क्योंकि आरती नाम की जो उनकी पहली फिल्म थी, अब्बा ने लिखी थी सारे गाने, उसके बाद दोस्ती के सारे गाने अब्बा ने लिखे थे, जिसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी उनको मिला था। तो वो एक सब कुछ कनेक्शन था उनके साथ, एक रैपो था। तो उनका फ़ोन वहाँ पे आया था, उनको पता चला सामने रहते हैं, अभी फ़ोन करो, तो फ़ोन लगवाया और फिर वो मुलाकात हुई, और तब जाके मुझे गीत गाता चल मिली, मेरी पहली फिल्म बतौर हीरो। तो मतलब क्या होता है कि सीढ़ियाँ जो इंसान चढ़ता है, तो उसमें आपके जो सरपरस्त होते हैं, अच्छा सरपरस्त सिर्फ आपके माँ बाप ही होते हैं ऐसा नहीं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसी शख्सियत होती है जो आपको रास्ता दिखाती है और आपको बताते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो भी तो सरपरस्ती है। ईदी का भी एक बहुत खूबसूरत बात हाँ वो आगे जाके हुआ ऐसा, चाहूंगी हाँ वो कुछ सालों बाद हुआ जी। वो कुछ सालों बाद ऐसा हुआ कि ईद थी, तो जाहिर सी बात है सारे बच्चे मतलब रिश्तेदार भी आते, तो उनके भी बच्चे हुआ करते थे वहाँ पे। अब्बा का घर काफ़ी बड़ा था, तो वहाँ पे सब बच्चों को उन्होंने ईदी देने के लिए बुलाया। अम्मा ने आवाज़ दी कि सब बच्चों आ जाओ, अब्बा ईदी दे रहे हैं। सब बच्चे इकट्ठा हो गए उनके। अच्छा अब्बा ऐसे थे कि अपने बेड पे बैठते थे यूँ, और उनके सराहने वो उनका कागज़ कलम और बाकी चश्मे ऐनक वगैरह सब वहाँ पे यूँ सराहने हुआ करती थी, और वहीं पे बैठते थे, वहीं पे कंफर्टेबल महसूस करते थे, और वहीं पे लिखते भी थे। जितना भी उन्होंने काम किया है वो वहाँ बैठ के किया है,
कभी मैंने उनको कुर्सी और टेबल पे बैठ के काम करते हुए नहीं देखा, कभी नहीं। तो वहीं पे बैठे हुए थे, सारे बच्चे गए, पहुंच गए तो सारे एक एक नाम लेके उन्होंने 10-10 रुपए हर बच्चे के हाथ में रखा। जैसे बच्चे के हाथ में 10 रुपए मिलते थे, बच्चा भाग जाता था नीचे चॉकलेट या आइसक्रीम या ये और वो कुछ ना कुछ लेने के लिए, खाने के लिए। हर एक का नाम लिया उन्होंने, मेरा नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने बोला क्या हुआ? होते होते सारे बच्चे नीचे चले गए, आखिर में मैं रह गया और मैंने अपनी मुंडी नीचे डाल दी मैंने, और मैं बाहर जाने लगा। शायद उन्होंने जानबूझ के किया होगा। मैं जाने लगा तो सचिन, जी अब्बा कहाँ जा रहे हो? चुप था। ईदी नहीं लोगे? कहा जी अब्बा। आओ बैठो। सामने बिठाया, कागज लिया, कलम लिया, और वो जानते थे कि मैं उर्दू पढ़ना लिखना नहीं जानता, ये जानते थे अच्छे, क्योंकि बातें हुई थी, मालूम था। और उन्होंने देवनागरी थोड़ी सी लिखना शुरू मतलब सीखा था, क्योंकि वो लिख के दे सकें अपने म्यूजिक डायरेक्टर्स को और प्रोड्यूसर्स को या किसी को, वरना उनकी समझ में कहाँ से आएगा। तो उन्होंने देवनागरी में एक गज़ल लिखी वहीं। अब ये उन्होंने उससे पहले लिखी हुई थी या फिल्मबदी लिखी या क्या, वो नहीं पता मुझे, क्योंकि वो पूछ नहीं पाया था। उन्होंने वहाँ लिखी, नीचे लिखा मजरू, और मेरे हाथ में दी और कहा कि ये लो बेटा, ये तेरी ईदी। तो मैंने देखा, मेरी आंखों में पानी आ गया। तो मैंने अब्बा, तो मैंने हाथ चूम लिया उनका, और ये पूछा कि अब्बा ये आपने और किसी को क्यों नहीं दिया? बोले नहीं बेटा, उनकी समझ में नहीं आएगा, तू जा खेल। सुनाना चाहेंगे? चंद अशार। ये माना शबे गम सुबह की महरम तो नहीं है। अब देखिए, आप एक 14-15 साल के बच्चे को ये गजल दे रहे हैं। माना शबे गम सुबह की महरम तो नहीं है, सूरज से तेरा रंग हिना कम तो नहीं है। माना शबे गम सुबह की महरम तो नहीं है, सूरज से तेरा रंग हिना कम तो नहीं है। अब कार गहे दहर में लगता है बहुत दिल, अब कार गहे दहर में लगता है बहुत दिल, ऐ यार कहीं ये भी तेरा गम तो नहीं है। इनको जज्बाती कर दिया मजरू साहब ने, अब्बा की याद में वो, हाँ उनकी समझ में आ गया हैं। तो अभी करेक्शन टूट गया एकदम से। अब कार गहे दहर में लगता है बहुत दिल, ऐ यार कहीं ये भी तेरा गम तो नहीं है। चाहे किसी का हो लहू दामने गुल पर। अब देखिए, गुलाब जो है, देखिए यहां सामने है लाल, अब इस पे शबनम की एक बूंद भी अगर पड़ जाए तो उसका भी, शबनम का रंग भी आपको लाल ही नजर आएगा, है ना। तो चाहे किसी का हो लहू दामने गुल पर, सयाद ये कल रात की शबनम तो नहीं है। क्या मतलब, और उसका मख्ता गजल का कि सहरा में बगुला भी है मजरूह सबा भी। सहरा में बगुला भी है मजरूह सबा भी, हमसा कोई आवाराए आलम तो नहीं है। अब्बा से सीखा है सब, अंदाज़े बयां जो है वो अब्बा से ही सीखा है ना। सामने
सिर्फ कान पे नहीं बल्कि ऐसे आंख पे भी पड़ती रहती हैं चीज़ें जो बहुत बहुत ज़रूरी हैं, बहुत काम आती हैं, और इसको ही परवरिश कहते हैं। तरबियत में शामिल तो होती ही है, लेकिन इसे परवरिश कहते हैं। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे, मतलब देखिए ऊपर वाले का करम है कि ऐसे लोगों के साथ मतलब मैं पला बड़ा हूँ, उठना बैठना नहीं कहूँगा, मैं उतना बड़ा नहीं हूँ, हाँ मैं पला बड़ा हूँ इनकी सोहबत में, जो कि बहुत मेरे लिए बहुत अच्छा। क्या है देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इंसान शोहरत कमाता है, एक जगह जो है हासिल करता है, मकाम हासिल करता है, उसके बाद काफ़ी चीज़ें कमाता है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें कमाता है जो कोई भी चुरा ले जा सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई चुरा ले, आपके कपड़े कोई चुरा ले, आपकी घड़ी जो है महंगी सी वो चुरा ले, पैसे चुरा ले, गाड़ी चुरा ले, कोई भी ऐसी चीज़ें चुरा ले। इल्म कैसे चुराएगा कोई? मोहब्बत कैसे चुराएगा कोई? ये जो मेरा भाई यहां पे बैठा है, ये जो हम दोनों की मोहब्बत है, ये हम दोनों का रिश्ता है, ये कैसे चुराएगा कोई? तो ऐसी चीजें जो हैं वो जिंदगी के लिए ज्यादा अहम है, ज्यादा जरूरी हैं, जो कोई ना चुराए, जो कोई ना चुरा सके। हाँ, आपकी अच्छाई कोई चुरा ले तो बात अलग है। अब चूंकि एक अदम साहब का एक शेर है, चुराने पे याद आया, मैंने कल रूमी भाई से, हालांकि आज का मौजू जो है वो अलग है, लेकिन वो चोरी पे जो है वो शेर याद आया अदम साहब का, इसलिए शेयर करना चाहूंगा आपके साथ कि राहे अदम में चोर ही इतना करम करे, राहे अदम में चोर ही इतना करम करे, चुपके से चुरा ले मेरी गठरी गुनाह की। तो ऐसी खूबसूरत चीजें हैं, क्यों? मतलब यहाँ पे देखिए, अब्बा ने एक बात भी कही है, अपने गाने में कही है कि देखिए यहाँ पे मोहब्बत करने के लिए वक्त कम पड़ता है, नफरत कैसे कर लेते हैं लोग, है ना? प्यार का समय कम है जहाँ, लड़ते हैं लोग कैसे वहाँ, क्यों मेरे यार मैंने भी आज क्या बात कही दे ताली। ये अब्बा ने गाने में लिखा है, आपकी समझ में आया? अच्छा, अब्बा का ऐसा है कि 25 साल की उम्र में गम दिया मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल लिखा, इतनी मचौर शायरी। हाँ, उम्र 25 साल की थी। हाँ, पहली फिल्म गारदार साहब की। अच्छा, फर्स्ट फिल्म कौन सी थी? शाहजहां। पहली फिल्म जहाँ पे जिगर साहब के जो वो ये थे चेले थे, और मुशायरे में कारदार साहब ने जब उन्हें सुना तो कहा कि मैं इनसे फिल्मों में गाने लिखवाना चाहता हूँ। नहीं, मैं नहीं लिखूंगा। वो बड़े मुफट थे, मुफट मतलब ऐसे मुफट कि पूछिए मत, नहीं फिल्मों में नहीं लिखूंगा, फिल्में में क्या होता था। तो जिगर साहब ने कहा कि देखो मजरू, तुम अभी तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारी औलाद पैदा हुई है, तुम्हें काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत महसूस होगी, तो इससे तुम्हारा सब चलने वाला नहीं है। अच्छा देखिए क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं शायर महान, मजरू साहब सिर्फ वाहिद बड़े शायर या गीतकार इस मुल्क के नहीं हैं या इंडस्ट्री के नहीं हैं, और ये वो भी अच्छी तरह जानते थे और कबूल भी करते थे। अनगिनत महान शायर, बहुत पाए के शायर हमारे हिंदुस्तान में हम सबको मिले, ये हमारी खुशकिस्मती है। लेकिन उनमें से एक मजरू साहब थे, ठीक है, लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे शायर ऐसे हैं जिनका कलाम उन्होंने अपनी फिल्मों में यूज किया है, इस्तेमाल किया है। मजरू साहब वाहिद ऐसे शायर हैं जिनका बहुत कम कलाम जो उन्होंने नॉन फिल्मी, जो पहले लिखा हुआ था वो फिल्मों में यूज हुआ, फिल्मों के लिए उन्होंने अलग लिखा है।
मतलब बहुत ही कम, मतलब हम हैं मताए कूचा वो बाजार की तरह, ये एक एक्सेप्शन है जो उन्होंने पहले लिखा था। जो चूंकि राजेंद्र सिंह बेदी साहब उनके बहुत बड़े फैन, उन्होंने कहा कि नहीं वो चाहिए मुझे। उस क्या है, राजेंद्र सिंह बेदी साहब ने दस्तक नाम की फिल्म, वो गजल उनकी पढ़ के कंसीव की थी। क्या बात है जी, हम हैं मताए कूचा वो बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। ये मतला जो था, उस मतले को लेके उन्होंने वो कहानी बांधी पूरी फिल्म की। तो मजरूह साहब के पास दूसरा कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो कहें कि ठीक है भाई ये ले लो, गजल इस्तेमाल कर लो फिल्म में। और जो संगीत देने वाले जो थे मौसीकार मदन साहब, मदन मोहन, वो भी तो थे। तो उनको लगा कि भाई हाँ भाई इंसाफ होगा, मेरी गजल को इंसाफ दिया जाएगा तो ले लो। लेकिन ऐसी कुछ दो या तीन चीजें अगर आप छोड़ दें तो उन्होंने हमेशा फिल्मों के लिए अलग लिखा है। अच्छा, ये एक बात। दूसरी बात यह है कि 95% से ज्यादा तर्ज पे लिखा है, और ट्यून पे लिखना उतना आसान नहीं होता। लेकिन उनकी वो तो तबीयत में था। मेरे ख्याल से उन्हीं से शुरुआत होती है जो ट्यून पे लिखने का जो नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, हो सकता है हो भी, लेकिन ऐसा नहीं कि है। मेरे ख्याल से कैफी साहब भी बात मतलब काफी हद तक ट्यून पे लिखा था। ट्यून पे लिखना मतलब क्या, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को पता होगा मैं किस किस्म की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक पहले जो है वो कब्र जो है वो खोदी जाती है, और उसकी साइज का मुर्दा जो है वो उसमें फिट किया जाता है, उसको ढूंढा जाता है। तो बोले ऐसा शायर लाओ जो मुर्दा फिट कर सके। अब क्या समझ में आया? मुर्दा फिट करो, मुर्दा जानदार होना चाहिए। हाँ, और मुर्दे में जान होनी चाहिए, सिर्फ अरमान नहीं, जान भी होनी चाहिए। तो उसमें अब्बा का हाथ पकड़ना जरा थोड़ा सा मुश्किल था, और सुनने के बाद कोई बोल के दिखाए कि ये लिखा बाद में गया है, तर्ज पहले हुई है, बोल के दिखाए चलिए। तो बहुत मुश्किल गाने, बहुत ही मुश्किल गाने। बदी साहब का, अरे यार मेरी करती सुनती हो गजब, क्या घूंघट तो जरा ओढ़ो, बोलो अरे वो छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हाँ, CAT कैट माने बिल्ली। हाँ, यहाँ पे एक जगह पे, और दूसरी जगह पे वो अपने अदब में लिखते हैं हम हैं मताए कूचा वो बाजार की तरह भी लिखते हैं, और बाकी जितनी भी उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें कि हाथ से और भी गुजरे तेरी उल्फत के सिवा, अब मुझे देख मुझे मेरी तस्वीर ना देख, देख जिंदां से परे रंग चमन जोश बहार, और रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर ना देख। तो ये लिखते हैं, जानम समझा करो भी लिखते हैं। हम लोग कल बात कर रहे थे, मतलब मेरा तो इतना उनसे इत्तेफाक नहीं हुआ, 2-4 मुलाकात हुई मेरी, कि जब आशा जी को, आशा भोसले जो हैं, उनको जब MTV का अवार्ड मिला तो उन्होंने स्टेज पे यही कहा था कि ये इतना बड़ा हिट हुआ है मेरा एल्बम, इतना यंगस्टर्स को बहुत पसंद आया, लेकिन मैं उनको बता दूं कि ये गाने को जो अवार्ड मिला है, जिसने लिखा है वो एक 75 ईयर का नौजवान है, और गाने के बोल थे कि रात शबनमी भीगी चांदनी, तीसरा कोई दूर तक नहीं, इसके आगे हम और क्या कहें, जानम समझा करो। ये मजरूह साहब 75 साल की उम्र में ये इश्क, मतलब देखिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमेशा अब्बा डमी लफ्ज लिखते थे सही गाना लिखने से पहले, काफी बार हुआ है ऐसा, मीटर समझने के लिए कि मीटर सही है कि नहीं। कभी टेबल कुर्सी ये वो जो सामने नजर आया वो मीटर के लिए इस्तेमाल करते थे। तो मुझे उन्होंने सुनाया था, याद है कि नासिर साहब, उनके नासिर हुसैन जो कि फिल्म मेकर प्रोड्यूसर डायरेक्टर, भोपाल के थे वो। अच्छा, वो भोपाल से। वैसे अब्बा का एक और भी बहुत नज़दीकी ताल्लुक़ है, जो मतलब एक बहुत ही बड़े पोएट सईद अपने अख्तर सईद खान साहब, एडवोकेट अख्तर सईद खान साहब,
उनके साथ उनका जो रिश्ता और उनकी मोहब्बत थी, मतलब वो भाई कहते थे उन्हें, हैं। और जब इकबाल सन्मान उन्हें मिला एडवोकेट साहब को, हालांकि उससे पहले अब्बा को भी मिल चुका था, लेकिन जब एडवोकेट साहब को मिला, खान साहब को मिला, तब अब्बा आए थे भोपाल कि नहीं मेरे भाई को मिल रहा है, क्या बात है। मैं आऊँगा। और उस वक्त उनकी तबीयत, मेरे ख्याल से दिस वॉज इन 1999, 2000 में अब्बा गुजर गए थे। तो 1999 में वो हुआ था। और वो उन्हीं के घर पर ठहरते थे जो उन्होंने हमेशा। बताया और था मुझे साहब। और खान साहब भी जब मुंबई आते थे तो अब्बा के घर पे ही ठहरते थे हमेशा। तो वो उस वक्त वो सांस लेने में तकलीफ होती थी उन्हें, मतलब उस वक्त अस्थमा के पेशेंट थे। तो 1999 की बात कर रहा हूँ, मतलब गुजरने से 1 साल पहले। लेकिन वो जब मिला उन्हें सम्मान अवार्ड, तब अब्बा आए थे भोपाल, बोले नहीं मेरे भाई को मिल रहा है, मैं जाऊँगा वहाँ पे। ये होती है मोहब्बत। तो नासिर साहब की बात कर रहा हूँ, नासिर साहब भी भोपाल से ही थे। वो गाना उनको था तो पंचम दा ने ट्यून दे दी। नासिर साहब कुछ खंडाला वगैरह कुछ लोकेशन देखने के लिए, ऐसा कुछ किसी और गाने की, गाना जो रेडी था, मजरू चलो मैं खंडाला जा रहा हूँ, तुम भी चलो साथ में। बोले तो मैं क्या करूँगा वहाँ पे, तुम तो लोकेशन देखने जा रहे हो। बोले मैं लोकेशन देखूंगा दिन भर, मुझे गाना लिखना है, पंचम ने मुझे गाना दिया लिखने के लिए। अरे तुम कमरे में बैठ के गाना लिखो भाई, मैं बाहर जाके देख के आता हूँ। तुम्हें गाना ही लिखना ना, बिस्तर पे बैठ के, होटल के कमरे के बिस्तर पे बैठो, अपने कमरे में बैठने की क्या जरूरत है। हाँ भाई, उनकी भी तफरीह हो जाती है। बोले उनका चलो ठीक है। तो दोनों गए। नासिर साहब जो है वो घूम फिर के आ गए। तब तक उन्होंने कहा नासिर सुनो, मैंने डमी लफ्ज लिखे हैं, अगर ये मीटर तुम्हें सही लगता है तो मैं फिर सही गाना इस पे लिख दूंगा। अच्छा बोलो क्या लिखा है। बोले मैंने लिखा है आपके कमरे में कोई रहता है, हम नहीं कहते जमाना कहता है। इसका कोई मतलब नहीं है, ये ऊटपटांग है सब कुछ जो भी है, लेकिन मीटर अगर सही लगता हो तो बोलो, तो मैं ठीक ठाक कुछ इस पे लिखूं। बोले अजीब तुम पागल आदमी हो मजरू। बोले क्या 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 हुआ। अरे डमी है भाई, अच्छा लिखूंगा मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तुम अजीब और गरीब इंसान हो। बोले क्यों, अच्छा लिखने जाओगे खराब कर दोगे, ऐसे लिखा है वो। मतलब मुझे यही तो चाहिए कि जिस उम्र के लिए ये गाना बन रहा है, जिस उम्र के लोग स्क्रीन पे ये गाना गाने वाले हैं और जिस उम्र के लोग इस गाने को सुनने वाले हैं, उनकी समझ में यही आने वाला है कि आपके कमरे में कोई रहता है, हम नहीं कहते जमाना कहता है। यही चाहिए मुझे। क्या बात कर रहे हो, ये नहीं ये मेरे नाम से नहीं जाएगा। तो कहा ठीक है मैं अपना नाम दे दूंगा। तो अब अब्बा इनसिक्योर हो गए। अपने बोले ये तो मैं अपना नाम दे देगा, मेरा नाम। अच्छा अब्बा की किसी भी फिल्म में, वो बाद में हुआ शायद, लेकिन सिवाय लिरिक्स मजरूह सुल्तानपुर, उसके अलावा दूसरा नाम नहीं आया कभी स्क्रीन पे, बिल्कुल है ना। तो खबरदारी ली उन्होंने उस चीज की। अकेला नाम होता था मजरूह सुल्तानपुर। बहरहाल तो फिर उन्होंने पूरा गाना लिखा, गाना सुपर डुपर हिट हुआ साहब। और ये भी उन्हें ये भी पता चला फिर कि ये भी तरीका है अभी लोगों तक पहुंचने का। तो अच्छा जब भी कुछ लिखते थे उन्हें, उनकी आदत थी कि वो अम्मा को बुला के, सुनो उन्होंने क्या लिखा, म्यूजिक डायरेक्टर को सुनाने से पहले। अब अम्मा रसोई में अगर मसरूफ हुआ करती थी तो अब मैं नहीं आ सकती, तुम करो जो भी करना, मैं नहीं। तो उनका वो अब्दुल सचिन को बुला। तो मैं घर से भाग के जाता था, वो मेरे पास फोन नहीं हुआ करता था, बुलाता, बैठो देखो मैंने क्या लिखा है, ये मैंने बहुत बढ़िया है, तारीफ मत करो, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मैं क्या करूं, बुरा बोलूं, क्या करूं, नहीं बताओ तुम्हें क्या नहीं अच्छा लग रहा है इसमें।
कैसे कोई मैं कैसे कहूँ मैं छोटा हूँ इतना? नहीं, तुम लोगों के लिए तो लिख रहा हूँ मैं, अपने लिए थोड़ी लिख रहा हूँ, बताओ। तो ऐसे है बातें, इस किस्म से उन्होंने काम किया है। मतलब वो सबको साथ लेकर चलने पर यकीन रखते थे, क्योंकि नुसरत जी हमारे साथ हैं इस वक्त और शेर व शायरी पर बात हो रही है तो उनके कुछ सवालात हैं। जी जी जी। मेरे बहुत ज़्यादा सवालात नहीं हैं, बस एक जो तजस्सुस है जो मुझे रूमी भाई से भी पूछना है और आपसे भी पूछना है, और जो हमारे जो अदीब हैं, शौरा हैं, उनकी फ़िक्रों में भी शामिल है। तो सबसे पहले कि क्या आप लोगों की फ़िक्रों में भी ये बात शामिल है कि जिस तरह से आज फिल्म इंडस्ट्री में, जो मैंने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में भी कहा कि लिरिक्स जो हैं वो ज़वाल पजीर हैं, हम लोगों की ज़बान में यही कहा जाता है, आप लोग इसको किस तरह से लेते हैं? और क्या इसके लिए कोई, क्योंकि जब भी आप देखिएगा कि नए लिखने वालों से भी अगर आप बात तो मजरू सुल्तानपुरी के पुराने गीत ही उनको याद आते हैं अच्छे गीतों के नाम पर, साहिर लुधियानवी के वही गीत, या असद भोपाली की बात करें, या आप शहरयार साहब की बात करें कि उमराव जान की, तो पसंद तो वो भी सब वही नगमे करते हैं कि जिसमें कंटेंट होता है शायरी में, लेकिन आज के दौर में कंटेंट नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही आपने बात कही। कंटेंट जो है वो कम होते जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वजह क्या है? क्या उसकी वजह ये है कि शायर जो हैं वो पुख्ता नहीं रहे, या फिर मांग ऐसी रही लोगों की और ऐसे लोग रहे जिनकी समझ में नहीं आती है बात? क्या है मतलब, ये अंडा पहले पैदा हुआ या मुर्गी? ऐसा सवाल है ना? लेकिन क्या है, बदलाव एक ऐसी चीज है जो कि हमारी पूरी कायनात में एक कायम चीज है। चेंज इज द ओनली परमानेंट इन दिस यूनिवर्स, कांस्टेंट इन दिस यूनिवर्स। तो बदलाव तो होते रहेंगे और अलग अलग दौर के साथ साथ अलग अलग चीजें आती जाएंगी, और उसका आपको क्या कहते हैं, इस्तकबाल आपको करना पड़ेगा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अदब जो है वो ख़त्म होना चाहिए, या आज भी लोग अच्छा लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखते। तो हम उनके बारे में सोचें, हाँ, जो आज भी अच्छा लिखते हैं। मुझे क्या लगता है, सार को कही रहे थोता दही उड़ा। मुझे क्या लगता है, जो ऐसी बात नहीं, आज भी अच्छे शायर हैं जो अच्छा लिखते हैं ना। इरशाद कामिल है, गुलजार साहब आज भी लिखते हैं, जावेद साहब आज भी लिखते हैं, और यंगस्टर्स में ये इरशाद कामिल है, सईद कादरी है, अमिताभ भट्टाचार्य है, ये सब अच्छा लिख रहे हैं, अच्छी मतलब शायरी भी कर रहे हैं। लेकिन क्या है, मैंने भी इस पर बहुत गौर किया, तो क्या है कि पहले पुराने ज़माने में 60s 70s 80s में मतलब जैसे तब भी चालू गाने जैसे बोलते हैं आइटम सॉन्ग या यंगस्टर्स के लिए हल्के गाने, हल्के शायरी के लिखे जाते थे, कम लिखे तब भी जाते थे। मैं सबसे बड़ी मिसाल सॉरी मैं दे देता हूँ एक गाने की, इन्होंने मुझे खुद सुनाया सचिन जी ने, कि जब ये फिल्म कर रहे थे त्रिशूल यश चोपड़ा की, तो बड़े खुश थे साहिर साहब के, क्योंकि शायरी का शौक़ है, फ़ैन थे कि साहिर साहब का गाना मुझे गाने को मिलेगा, मेरा गाना है फिल्म में। तो फिर ये रिकॉर्डिंग पे पहुंच गए, है ना सचिन? यही हुआ था ना? आप बताइए क्या हुआ था वो जब आपने गाना सुना पहली बार, शाम को साहिर साहब मिले आपको? नहीं, वो गाना अभी मैं बड़ा खुश था कि साहिर साहब का गाना मुझ पर फिल्माया जाएगा। तो मैंने सबसे पहली बार रिकॉर्डिंग पे मैं नहीं गया था, तो मैंने गाना जब सबसे पहली बार सुना, तो गाना सुना तो वो गाने के बोल थे, गापुची गापुची गम गम, किसी की कम कम। हिट गाना रहा वो तो जी अपने जी, वक्त बिल्कुल का बहुत बिल्कुल जबरदस्त हिट है। गाना रहा। मैंने कहा यश जी से, मैंने पूछा ये गाना साहिर साहब ने लिखा है? हाँ। अच्छा ठीक है। मुझे पता था कि ये जरूर यश जी ने कहा होगा कि ये मुझे मुखड़ा चाहिए। आई एम 100% श्योर। साहिर साहब खुद से तो ये लिखने से रहे। तो फिर यश जी के घर पे मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो मैं वहाँ पे गया, बैठे हुए थे, जाम चल रहे थे वगैरह, तो मैं अलग से बैठे हुए थे, तो मैं गया, आदाब, मैंने कहा मेरा नाम सचिन,
मेरा इस फिल्म में मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूँ फिल्म में। मैंने कहा आप बहुत अच्छा, आपका एक गाना मुझ पर फिल्माया गया है, बहुत अच्छा लिखा है आपने। ये देखा मुझे समझ में नहीं आया कौन सा गाना था, मुझे पूछा नहीं उन्होंने, लेकिन मैंने कहा क्या लिखा है, गापुची गापुची गम गम, किसी की कम कम, वाह। मैंने भी जानबूझ के किया था। तो खैर मैं ये बता रहा था कि तो ये इस तरह के गाने तब भी लिखे और बड़े शायरों ने, साहिर साहब ने लिखे। साहिर साहब ने गाना लिखा था, एक फिल्म थी इज्जत, उसमें लिखा था सर पर लंबा टोप लेके आएगा तेरा दूल्हा, वो बोलती भैंस जैसी तोन लेके आएगी तेरी दुल्हन। ये गाना जय ललिता और धर्मेंद्र पे था। तो मैं खाली ये बता रहा था कि तब इस तरह के गाने हल्की शायरी के कम लिखे जाते थे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ फिल्म जो बनती थी उनकी कहानियाँ ऐसी होती थी जिसमें इस तरह के अच्छी पोइट्री और गाने चाहिए होते थे। हीरो हीरोइन की एज भी वैसी होती थी, होता है ना कि बड़ा फर्क पड़ता है। अब आप सोचिए कि कोई वरुण और आलिया भट्ट का गाना रो गा रही हो रसिक बलमा, तो लोग थिएटर में हंस देंगे। तो अभी भी जहाँ ज़रूरत पड़ती है आप फिल्म देखें तो अभी भी अच्छे गाने, अच्छी पोइट्री लिखी जाती है, लेकिन अब उस तरह की फिल्म कम बनती है तो उस तरह के गाने कम होते हैं। आज मसाला फिल्म बनती है तो उसके गाने ज़्यादातर उस तरह के बन रहे हैं जी। हाँ भाई देखिए, मैं जब वो गाना हिट हुआ मुझे इतनी खुशी हुई कि सईद कादरी का था वो कि आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में, वरना आप ये लफ्ज़ जो है दूसरे मेरे कितने डायरेक्टर हैं वो ये बाय नहीं करेंगे, बोलेंगे इसका कुछ दे दो, लोगों की समझ में नहीं आएगा। लेकिन महेश भट्ट ने लिया था और वो गाना हिट भी हुआ था। हिट होने से खुशी क्या होती है कि आज भी अगर सही फिल्म होगी, सही गाना, सही पोएट्री होगी तो पब्लिक उसको एक्सेप्ट करती। आपने आखिर में मेरी बात को स्वाद किया है, जी, मतलब अगर जैसा आप परोसेंगे वैसे ही ऑडियंस आपकी और उसकी तरबियत हो जाएगी। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि देखिए एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बैजू बाबा, ठीक है। उस फिल्म में गाना था, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, जमुना का धारा, जमुना की धारा, का धारा कैसे हो गया? लेकिन चूंकि वो लड़का कह रहा है लड़की से मुखातिब हो रहा है, इसलिए वो ये कह रहा है कि तू गंगा की मौज में जमुना का धारा। लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था, हालांकि ग्रामेटिकली गलत है, लेकिन अपनाया ना लोगों ने, सुपर डुपर हिट गाना हुआ। तो वो जो कुछ हुआ, जो कुछ उन्हें महसूस हुआ कि ये करना ज़रूरी है, तो वो उसको भी आपको थोड़ी लिबर्टी देनी पड़ती है, उस वक्त दी गई थी। अब गंगा जमुना का गाना, ये दो हंसों का जोड़ा भी छड़ कर, दो हंसों का जोड़ा मतलब चार हो गए ना, दो हंसों का जोड़ा, एक जोड़ा मतलब दो, और दो जोड़े मतलब कितने हुए? चार हो गए हैं। दो हंसों का जोड़ा भी छड़ गए हो रे, एक हंसों का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा भी छड़ गए हो रे, या वॉट एवर इट इज, एक जोड़ा, दो जोड़े नहीं, दो जोड़े मतलब चार। लेकिन फोनेटिकली सुनने में क्या ठीक लगता है, ये मैटर करता है। अभी आपको मजनू साहब की एक और फोनेटिक की बात बता दूं कि जेल से छूटने के बाद उनकी करियर का जरा थोड़ा सा किस्सा जो था वो डामाडोल था। ये कोई लेगा नहीं लेगा, लोग बात डरते थे कि पॉलिटिकली प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा इनको गाने के लिए लेने से। लेकिन गुरुदत्त साहब जो थे उन्होंने कहा कि नहीं मुझे चाहिए मजरू साहब। ओपी नैयर साहब ने कहा कि नहीं मुझे चाहिए मजरू साहब, तो उन्होंने आर पार नाम की फिल्म में मजरू साहब को लिया। तो मजरू साहब ने गाना जो लिखा और गुरुदत्त जी ने वो लिखवाया वैसे कि सुन 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 जालिमा प्यार हमको तुमसे हो गया, ये मिसरा है पहला। सुन 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 और हम तुम कहां से आ गया उसमें, और अगर हम तुम है तो सुनो होना चाहिए, सुन कैसे हुआ? और अगर सुन सुन है तो प्यार मुझको तुझसे हो गया होना चाहिए, हमको तुमसे हो गया नहीं होना चाहिए। तो अब्बा ने कहा गुरुदत्त जी से कि गुरु ये प्यार मुझको तुझसे हो गया।
दिल से दिल मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम। ऐसा है, कहीं तुम भी बोल रहे हैं, कहीं तुझ भी बोल रहे हैं, कहीं सुन सुन बोल रहे हैं। बोले मजनू साहब देखिए, ये प्यार मुझको तुझसे सुनने में अच्छा नहीं लगा, प्यार हमको तुमसे हो गया में जो मोहब्बत है वो मुझको तुझसे में नहीं है। तो चेंज करवाए। गुरु, प्यार हमको तुमसे हो गया। बोले गुरु ये गलत है, ऐसा सुनने में अच्छा लगता है ना, फोनेटिकली जो अच्छा लगता है वो होना चाहिए। तो अब्बा से वैसे लिखवाया उन्होंने, एक ही मुखड़े में सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम। एक ही मुखड़े में ऐसा। सचिन यही रोकती हूँ ना मैं, आप कुछ अच्छा सा सुना दीजिए तरन्नुम के साथ। आप गाते भी बहुत अच्छा है, हम सब जानते हैं। मजरू साहब और मदन साहब की एक कॉम्बिनेशन की एक चीज सुनाता हूँ। रेयरली ये गाना लोग स्टेज पे गाते हैं, लेकिन उनकी, और ये रेयर भी गाना है वैसे देखा जाए तो, लोग बात नहीं सुनते हैं ज्यादा। तुमसे कहूँ एक बात परों से हल्की हल्की, रात मेरी है छाँव तुम्हारे आँचल की, तुमसे कहूँ एक बात परों से हल्की 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 हल्की, है भीगा सा जिस्म तुम्हारा इन हाथों में, बाहर नींद भरा पंछी भीगी शाखों पे, और बरखा की बूंद बदन से ढलकी ढलकी, तुमसे कहूँ एक बात परों से हल्की 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 हल्की। ये कॉम्बिनेशन है बजरू साहब और मदन जी। आप भी लिखते हैं तो आपका लिखा हुआ कुछ सुन ले हम लोग। कल, आज नहीं। थोड़ा आज की ऑडियंस के लिए दो नहीं, ये लाइन। बदतमीजी है। अब्बा के बारे में बात करने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जो आप कभी भी नहीं भूल पाए, और जब भी आपको लगता है या उनकी याद आती है तो वो किस्सा आपकी आंखें नम कर जाता है। बहुत सारी चीज़ें, मतलब मुझे याद है कि की बात है, हम लोग सब साथ में बैठे हुए थे अब्बा के घर में, और जब भी कभी तफरीह के लिए जाते थे बाहर अब्बा बच्चों को लेके, तब ख़ास तौर पे मुझे भी ले जाया करते थे साथ में, और अम्मू के साथ में कमरा शेयर किया करता था। अपने बच्चे से कम नहीं समझा अब्बा ने मुझे कभी भी, और बातों बातों में उन्हें पता चला कि एक छोटी सी गाड़ी हमारे पास उस वक्त हुआ करती थी जो ख़राब हुई थी, और मैकेनिक के पास दी गई थी ठीक ठाक करने के लिए, और वो ठीक हो चुकी थी, लेकिन वो वापस लाने के लिए वो जो पैसे देने पड़ते थे वो नहीं थे तब, जो अब्बा को पता चला। तो पता नहीं कैसे वो वहाँ तक पहुँचे, वो पैसे दे के गाड़ी खुद ड्राइव करके लेके आए, और बिल्डिंग के नीचे गाड़ी खड़ी की और आवाज़ दी, पिलगांवकर सचिन को लेकर नीचे आओ। तो मेरे डैडी मुझे, पापा मुझे नीचे लेके आए, तो गाड़ी देख के हम परेशान हो गए। पिलगांवकर तुम्हें शर्म नहीं आती? गाड़ी तुम्हारी वहां पे गैराज में पड़ी हुई है, तुमने बताया नहीं मुझे? हम पराए हैं क्या? ये लो गाड़ी तुम्हारी, चलाओ इसको ठीक से, ड्राइवर देता हूं, बोलो तो मेरा।
सचिन शूटिंग पे टैक्सी पे नहीं जाएगा। क्या बात है। तो अब इसको क्या कहेंगे आप? ये सारी चीजें हैं जो उन्होंने आपको अपने से कभी अलग समझा ही नहीं। बिल्कुल नहीं समझा, बिल्कुल ही नहीं समझा। मतलब अभी अंदू, मतलब उनका सबसे छोटा बेटा, अभी काफ़ी बड़ा हो गया है वो। अम्मू रहा नहीं, अम्मू बीमार हो गया, उसके बाद चल बसा। और अब्बा को बहुत सदमा पहुंचा था जब अम्मू गया। तो अंदू को बाद में ही वॉज ब्लेस्ड विद अ डॉटर, बेटी पैदा हुई, बड़ी खूबसूरत बच्ची थी, छोटी सी थी तब की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग घर में खाना खा रहे थे, अम्मा ने शिकमपुर फिर से बनाए थे, तो मेरी पसंदीदा चीज़ है, तो मैं खा रहा था। तो वो छोटी आई तो उसके लिए मैंने कुछ चॉकलेट वगैरह लाया था, तो उसको दिया मैंने। तो मैंने कहा अब्बा ये अंदू और उसकी बेगम जो है, मतलब जो हमारी बहू है, उन दोनों का चेहरा बहुत उसमें आ गया है ना, इस पे छोटी पे। तो अब्बा ने कहा हाँ सचिन ठीक कह रहे हो, उन दोनों के चेहरों का मिक्सचर है। मैंने कहा बिल्कुल सही अब्बा, दोनों के चेहरों का इम्तिजाज है। तो अब्बा ने खाना छोड़ दिया, मेरी तरफ देखने लगे, क्या कहा तुमने? मैंने कहा क्या हुआ, गलत कुछ कह दिया? नहीं क्या कहा, क्या तुमने अभी क्या कहा? जब मैंने कहा कि इन दोनों के चेहरों का मिक्सचर है तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा जी हाँ आप सही कह रहे हैं, इन दोनों के चेहरों का इम्तिजाज है। अब मैं मिक्सचर कहूंगा तुम इम्तिजाज कहोगे? यही सिखाया मैंने तुम्हें। तो मैंने कहा, मैं ऐसे छुप गया, अच्छा लगा मुझे, मेरे जहन में नहीं आया, मेरे बच्चे के जहन में आया। तो ये सारी चीजें, ये सब आंखें नम कर जाती हैं। अब इस रिश्ते को क्या कहेंगे आप? मतलब आप किसी को बुला लीजिए, वो आपको उनके कलाम के बारे में बताएंगे, वो वो कितने कितने मायारी, वो सब कुछ उनके मायार के बारे में बताएंगे, उनकी शख्सियत के बारे में बताएंगे, सारी चीज़ों के बारे में। उनकी पोइट्री, उनकी शायरी की बात होगी, उनकी बात आप बताएंगे। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा है सब कुछ, मतलब दिल देने वाला आदमी था, मोहब्बत ऐसी चीज है जो उनको। अच्छा दूसरी बात ये कि लोगों को तरह थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है उनके बारे में कि वो जो थे वो एथिस्ट थे। ऐसा नहीं है, वो इस्लाम को बहुत मानते थे, लेकिन कुछ लोग जो इस्लाम को मानते थे उनकी आइडियोलॉजी को वो नहीं मानते थे। आपकी समझ में आया? तो वो इस्लाम के खिलाफ कभी भी नहीं थे, और अगर ऐसा होता तो उनका बेटा अंदू जो 5 वक्त का नमाज पढ़ने लगा और सब कुछ बाकी उन्होंने सब किया, हाफिज कुरान हुआ, सब कुछ हुआ, तो उसके लिए उन्होंने कभी उसे मना क्यों नहीं किया? फिर अगर वो इस्लाम के खिलाफ थे तो बल्कि जब वो सब वो कर रहा था तब वहां पे जाके उसकी रहनुमाई की, उसको बताया गया कि कैसे पढ़ो, क्या करो, ये देखो ये तरीका होता है, ये सही चीज होती है, ये सब सिखाया अब्बा ने उसे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। ये बात भी देखिए ना, जो आप जो साथ रहा है वही बता सकता है। तो इसी खूबसूरत नोट पर हम अपनी इस गुफ्तगू को यहीं थामते हैं। सचिन जी, इतनी बेशकीमती यादों को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रूमी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नुसरत जी आपका भी बहुत। नहीं, और आप सबका शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया। कौन देता मुझे ये मौका, मुझे बताइए। लोग बाग मेरी फिल्मों के बारे में बातें करते हैं या नदिया के पार के बारे में पूछेंगे या ऐसा कुछ पूछेंगे मुझसे, और क्या पूछेंगे, लेकिन अब्बा के बारे में आपने पूछा और आपने जहमत ली कि आप मुझसे ये सब कुछ आप बुलवाया आपने मुझसे, और मेरा भाई है यहाँ पे,
जिस भाई ने कहा आपसे कि हाँ, आपसे इन्होंने कहा कि अगर आपको मजरू साहब पे अगर कुछ करना है तो सही, अगर किसी को अगर बुलाना है तो मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें बुलाइए और फिर वो आपको बताएंगे क्या क्या है क्या नहीं है। और मुझे ये मौका नहीं तो कहाँ से मिलता है, मतलब ये कोई मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, ये सच्चाई है इसमें। आज हमने आपकी दिल की बातें सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया।